हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आप लोग मेरे चैनल पर कर रहे हैं यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी, क्योंकि मैं आपको दे रही हूँ फ्री सेवा, फ्री वीडियो। कोई भी आपकी मेरी कोई फ़ीस नहीं है। और लेकिन मैं टॉपिक वाइज मैंने आपको पूरी तैयारी की है, वो भी डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको बस वीडियो पूरा देखना है। अगर आप अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, बस आपकी 2-3 यूनिट बची हुई हैं, वो भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए पेड क्लास में क्या है, ये सारा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पेड क्लास में मिलती है। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे पेड क्लास नहीं, मैं सिर्फ फ्री क्लास ले रही हूँ। आप लोगों से मुझे कोई भी कुछ भी पेड क्लास में नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जो है मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। बस मेरे लिए इतना कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो, वरना वो भी मत करिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन आप लोग बस तैयारी अच्छे से करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैंने कल आपको बताया था, यूनिट 7 का हम लोग चल रहे थे, शिक्षा में शिक्षण का मूल्यांकन। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट हो गया था, क्योंकि चैप्टर बड़ा था ये वाला, तो यूनिट जो कि फिर मैंने उसको सोचा था सेकंड पार्ट भी मैं बनाती हूँ, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। तो आज हम बात करेंगे अंतःक्रिया विश्लेषण। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षक और विद्यार्थी जो शाब्दिक संप्रेषण होता है, उसी से निरीक्षण और अंकन को ही अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि शिक्षक है और विद्यार्थी है, तो उनमें जो एक जुड़ाव होता है, ठीक है, एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो वह क्या होता है, अंतःक्रिया विश्लेषण कहलाता है। जैसे कि ओवेर ने कहा कि विशिष्ट चरों को पहचानने, वर्गीकृत करने, अध्ययन करने तथा मापने की विधि को जब वे अनुदेशात्मक अधिगम परिस्थिति के साथ अंतःक्रिया करते हैं, अंतःक्रिया विश्लेषण विधि कहते हैं। ओके, अंतःक्रिया विश्लेषण विधि की प्रवृत्ति जो है शोधात्मक होने के कारण ये कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं का एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्यापन होती है। इसमें विषय वस्तु का मापन नहीं होता, केवल शिक्षक तथा विद्यार्थी और विद्यार्थियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया का ही अध्ययन होता है इस वाली विधि में। ओके, तो इसमें क्या है, अंतःक्रिया विश्लेषण की विभिन्न विधियों को विकसित किया गया है। इसमें जो है नेट एंड फल्टर कहते हैं कि अंतःक्रिया वर्ग पद्धति है जो सबसे प्रसिद्ध विधि है। ठीक है, फ्लेंडर ने कहा है कि 1950 में इस विधि का विकास हुआ था। ठीक है, अभी जो फ्लेंडर है ना, इनका जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। फ्लेंडर ने ये विधि का विकास 1950 में किया था। ठीक है, अब इनकी वर्ग पद्धति क्या थी, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कक्षा में अंतःक्रिया के माध्यम द्वारा शिक्षक के व्यवहार को पहचान करना। ओके, जब शिक्षक और छात्र का अंतःक्रिया होगा, अंदर से जुड़े हुए होंगे, ठीक है, उनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो अंतःक्रिया के माध्यम द्वारा शिक्षक के व्यवहार को पहचान करना होता है। इस विधि द्वारा शिक्षक व्यवहार के बारे में वस्तुनिष्ठ आंकड़े, क्रमबद्ध अभिलेख को इकट्ठा करना शिक्षण के बारे में। ठीक है, शिक्षा के बारे में शिक्षण विधियों के संदर्भ में उपचारात्मक व्यू रचनाओं का निर्माण करना। पूर्व धारणाएं, जैसे कि अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया में कक्षा वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, बच्चा तभी सीखेगा जब उसकी कक्षा का जो वातावरण है वो प्रभावशाली हो, अच्छा हो, है ना, तभी तो बच्चा सीखेगा। तो उसके लिए जो है कक्षा का वातावरण जो है प्रभावशाली होना चाहिए। शिक्षण में शिक्षक का व्यवहार बहुत प्रभाव डालता है। मान लीजिए टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसका बिहेव जो है, उसका जो व्यवहार है बच्चों के प्रति, वो बहुत प्रभाव डालेगा। मान लीजिए आप एकदम सख्त होकर पढ़ा रहे हैं, गुस्से में पढ़ा रहे हैं, बार बार 2-3 लगा रहे हैं बच्चों के, ठीक है, तो बच्चे जो है नहीं पढ़ेंगे, उनका मन नहीं लगेगा, कक्षा जो है आपकी प्रभावशाली नहीं होगी। तो एक शिक्षण का जो व्यवहार है वो बहुत प्रभाव डालता है बच्चों के लिए। इसमें क्या नेक्स्ट है आपका, कक्षा में प्रजातांत्रिक व्यवहार को अधिक सहारा जाता है। ठीक है, फिर आपका पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक द्वारा कक्ष व्यवहार यानी कि क्लासरूम बिहेवियर में परिवर्तन किया जा सकता है। ओके, अगर हम जो है अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं क्रिया से, तो हमारा जो मान लीजिए बच्चे जो नहीं भी पढ़ना चाह रहे हैं, जो बच्चे नहीं इसमें एडजस्ट हो रहे हैं, तो उनके भी बिहेव में हम परिवर्तन ला सकते हैं। शिक्षक के कक्षा में व्यवहारों का निरीक्षण जो है वस्तुनिष्ठ ढंग से संभव है। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थी और शिक्षक का आपसी संबंध भी बहुत महत्व रखता है। बच्चा तभी सीखेगा जब शिक्षक और टीचर का आपसी संबंध जो है, टीचर और बच्चे का जो आपसी संबंध है वो बहुत अच्छा हो, स्ट्रांग हो। ठीक है, उनका जो कम्युनिकेशन है बढ़िया हो, तो वो सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाब्दिक व्यवहार का अशाब्दिक व्यवहार की अपेक्षा अधिक विश्वसनीयता से निरीक्षण किया जा सकता है। अब अंतःक्रिया वर्ग पद्धति का अर्थ क्या होता है। फ्लेंडर कहते हैं कि अंतःक्रिया वर्ग पद्धति अन्य पद्धतियों की तुलना में सरल होती है।
तो कक्षा में विद्यार्थियों शिक्षकों के शाब्दिक व्यवहारों के वर्गीकरण के लिए अंतःक्रिया विश्लेषण एक प्रेक्षण यंत्र के रूप में कार्य करती है। ठीक है, यानी कि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ठीक है, उसको सामने से देख रहे हैं। ठीक है, हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो वही इस विधि का विकास जो है शाब्दिक संप्रेषण को रिकॉर्ड करने के लिए किया गया है। तो इसमें अशाब्दिक व्यवहार को शामिल नहीं किया जाता। फ्लेंडर ने कक्षा में होने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों के व्यवहारों को 10 वर्गों में बांटा है। ठीक है, अब ये चीज़ भी याद रखिएगा कि फ्लेंडर ने जो है कक्षा में होने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों के व्यवहारों को कितने वर्गों में बांटा है? 10 वर्गों में बांटा है। कौन कौन सी हैं? देखिए, शिक्षक वार्ता, ठीक है, विद्यार्थी वार्ता, यानी कि शिक्षक वार्ता जो शिक्षक बोल रहा है। ठीक है, फिर विद्यार्थी वार्ता यानी कि जो विद्यार्थी बात कर रहा है। कक्षा में चुप्पी या अव्यवस्था, या तो कक्षा क्या है, या तो कक्षा बिल्कुल शांत है, ओके, या फिर कक्षा में इतनी अशांति है, इतनी अव्यवस्था है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। फिर उपयुक्त पहले 7 वर्गों में शिक्षक द्वारा की गई वार्ता शामिल है, अगले 2 वर्गों में विद्यार्थियों द्वारा दी गई वार्ता शामिल है, और अंतिम 10वें वर्ग में जो है कक्षा में चुप्पी की छोटे दौर और शोर और अव्यवस्था की स्थिति शामिल है। तो पहले 7 वर्गों अर्थात शिक्षक वार्ता को 2 भागों में बांटा गया है। कौन सा? एक प्रत्यक्ष वार्ता और एक अप्रत्यक्ष वार्ता। ठीक है, अब ये क्या होता है, अब आपका आया, इसको आप याद रखिएगा कि पहले 7 वर्गों में शिक्षक वार्ता को कितने भागों में बांटा गया है? 2 में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ओके, फिर आपका अंतःक्रिया आव्यूह का मैट्रिक्स की रचना। मैट्रिक्स की रचना क्या है? अंतःक्रिया के प्रेक्षण की प्रक्रिया के दौरान व्यवहारों का जो अंकन कार्य यानी कि कोडिंग वर्क किया जाता है, वह वर्गों में जो क्रमांक लिखे जाते हैं उनकी व्याख्या के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये 10 गुणा 10 पंक्तियाँ, 10 कॉलम जैसी तालिका, जैसे कि हम टेबल लिखते हैं। ठीक है, में लिखा जाता है, तो इस तालिका को ही मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो मान लो कि किसी प्रेक्षक ने प्रेक्षक प्रक्रिया के दौरान वर्गों के इन क्रमांकों को नोट किया, जैसे कि आपका 6, 10, 7, 5, 1, 4, 8 और 4 आदि। तो इस मैट्रिक्स में एक सावधानी बरतनी आवश्यक होती है कि सभी वर्गों के नंबरों का क्रम जो है जिस नंबर से शुरू होता है उसी नंबर से समाप्त भी होना चाहिए। ओके, जैसे कि परंपरा तो यही है कि 10 का अंक आरंभ में, 10 का ही अंक नंबरों के अंत में जोड़ दिया जाए। इस प्रकार उपयुक्त अंकों का क्रम लिखा जाएगा, जैसे कि ये आपके दिए देखिए, पहला वर्ग क्रमांक जोड़ें, चिन्ह और समय। ओके, 10 पहला जोड़ा, 6 दूसरा जोड़ा, 10 तीसरा जोड़ा, 7 ये दिया है। ठीक है, फिर है आपका, बड़ा कर दूँ थोड़ा सा, तो ये जो है पेयर्स बनाने, जोड़े बना लिए जाते हैं, जैसा कि उपयुक्त तालिका में दिखाया गया है। मैट्रिक्स बनाते समय एक समय में एक ही जोड़ा अंकित किया जाता है। तो मैट्रिक्स में पंक्तियां और कॉलम यानी कि रो एंड कॉलम्स होते हैं, तो जोड़े के पहले अंक से पंक्ति का पता चलता है और अंक को कॉलम में अंकित किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपका दिए हुआ है ये 10 - 6। ठीक है, तो इनमें 10 का अंक पंक्ति यानी कि रो में है और 6 का अंक कॉलम में दर्शाया जाएगा। ओके, तो प्रत्येक जोड़ा दूसरे जोड़े से जुड़ा हुआ होता है। तो कुल प्रेक्षणों में अगर हम कहें तो n द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मैट्रिक्स में कुल प्रेक्षण में एक कम प्रेक्षण के अंक यानी कि n-1 अंकित किया गया है। तो आपके इस उदाहरण में n-10 में मैट्रिक्स में n-10 अर्थात 10-1 ओके बराबर 9 अंक अंकित किए जाएंगे। प्रत्येक मैट्रिक्स में 100 कोशिकाएं यानी कि सेल्स होते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि प्रत्येक मैट्रिक्स में कितनी कोशिकाएं होती हैं आपकी, ये होती है 100 कोशिकाएं होती हैं, ओके, या फिर सेल्स। अब ये आगे देखते हैं अंतःक्रिया मैट्रिक्स का उदाहरण। ये आपकी एक डायग्राम दिया हुआ है कॉलम के अंदर, ओके। अब बात करते हैं अंतःक्रिया मैट्रिक्स की व्याख्या क्या है। एक मैट्रिक्स में कम से कम 100 चिन्ह होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 100, और कम से कम 20 मिनट या अधिक का समय प्रयोग किया गया हो। तो मैट्रिक्स के निर्माण के बाद व्यवहारों का वर्णन आवश्यक है। इस अंतःक्रिया की व्याख्या के कई ढंग होते हैं, इसको हम कई तरीके से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनमें सबसे सरल तरीका जो होता है वो प्रतिशत रूप में व्यवहारों को बताना होता है, यानी कि परसेंटेज रूप में हम व्यवहारों को बताते हैं। इसमें शिक्षक वार्ता प्रतिशत, यानी कि शिक्षक वार्ता कितने प्रतिशत है, अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता कितने प्रतिशत है, प्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता कितने प्रतिशत है, या फिर विद्यार्थी वार्ता कितने प्रतिशत है, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट मौन या अव्यवस्था प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत में हम बता रहे हैं उसको।
जो हमने ऑब्जर्व किया उसको हम प्रत्यक्ष जो है प्रतिशत में बता रहे हैं। अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष व्यवहारों में अनुपात, छात्र पहल का अनुपात, शिक्षक प्रत्युत्तर यानी कि शिक्षक और जो है विद्यार्थी का, शिक्षक ने जो प्रश्न किए विद्यार्थियों ने कितने उत्तर दिए उसका परसेंटेज, ठीक है, उसके अनुपात का, शिक्षक के प्रश्नों के अनुपात का कि शिक्षक ने जो है कितने प्रश्न पूछे, ठीक है, आदि के रूप में मैट्रिक्स की व्याख्या की जाती है। अब शिक्षक वार्ता प्रतिशत जो है वो कैसे होगा? इस विश्लेषण विधि में पहले 7 वर्गों का पूर्ण कक्षा में हुए सारे व्यवहारों में प्रतिशत मालूम हो सकता है। शिक्षक वार्ता मान लीजिए 1 to 7 है, अपॉन n गुणा 100, तो पहले 7 वर्गों में चिन्ह जो है को जोड़कर कुल चिन्हों से भाग देकर प्रतिशत निकाला जा सकता है। ओके, इसी तरीके से आपका अप्रत्यक्ष शिक्षक वार्ता है, इसमें भी यही पैटर्न है, प्रत्यक्ष और ये सारा जो है उन्होंने सूत्र के द्वारा बताया है। तो इसमें ऐसा कोई सूत्र तो नहीं आएगा, बस जो मेन चीज़ें उनको आपको ध्यान रखना है। फिर है आपका शिक्षक प्रश्न अनुपात, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ये है, ये सूत्र आप देख सकते हो, बस बाकी का तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि आपको क्या क्या देखना है। फ्लेंडर की विधि में उपयोगिता क्या है? ये विधि सेवाकालीन शिक्षकों के लिए भी लाभकारी है। इस विधि से यदि कोई प्रेक्षक कक्षा में उपस्थित नहीं है तो मैट्रिक्स की सहायता से पूरी कक्षा में हुई अंतक्रिया की तस्वीर खींची जा सकती है। या फिर ये विश्लेषण छात्र अध्यापकों को पृष्ठ पोषण देता है। ये विधि जो है, जो आपकी मैट्रिक्स विधि है, ठीक है, उसके उपयोगिता बताई जा रही है कि क्यों करी जाती है और इसकी क्या वैल्यू है। तो ये विधि जो है कक्ष शिक्षण में निरीक्षण की वस्तुनिष्ठ विधि है। ये विधि अधिकतर शिक्षक वार्ता पर केंद्रित होती है। अब ये आई, ठीक है। अब ये हम पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी विधि जो है सबसे अधिक शिक्षक वार्ता पर केंद्रित होती है, तो वो आएगी आपकी मैट्रिक्स। ओके, फिर है आपका ये भी कक्षा की गतिविधियों को जानने का विश्लेषणात्मक तरीका है। इनमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो उपयोगिता दी हुई है, इन उपयोगिता को आप देख लीजिएगा, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। फिर है अनुकरणीय तथा सूक्ष्म शिक्षण में ये विधि बहुत लाभकारी है। मान लीजिए जैसे ही पूछ सकते हैं अनुकरणीय और सूक्ष्म शिक्षण में कौन सी विधि बहुत लाभकारी होती है, तो आपकी मैट्रिक्स विधि होती है, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन, वो ये है 4 होते हैं, एक सही और बाकी के गलत, तो इसमें ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे आपको। इस थ्योरी में से आपको अपने आप से बनाने की कौन कौन से क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर आपका फ्लेंडर की विधि के प्रयोग में सावधानी। अब जो फ्लेंडर की विधि थी, जो हमने लास्ट उसमें भी पढ़ी थी, उसमें सावधानी क्या होनी चाहिए? जब तक कोई भी व्यक्ति अंतक्रिया विश्लेषण की, ये याद रखिएगा, फ्लेंडर ने जो है अंतक्रिया विश्लेषण पर जोर दिया है, ठीक है, और इन्होंने जो है प्रतिशत के द्वारा जो है अनुपात के द्वारा बताया है मैट्रिक्स विधि में। तो जब तक कोई भी व्यक्ति अंतक्रिया विश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया नहीं जानता, इस विधि की सीमाएं नहीं जानता, तब तक अंतक्रिया विश्लेषण के आंकड़े एकत्रित नहीं किए जाने चाहिए। अच्छे और बुरे शिक्षण व्यवहारों का पता लगाना जाना चाहिए ताकि कारण और प्रभाव का संबंध ज्ञात किया जा सके, ठीक है। फिर है 2 प्रेक्षणों या फिर 2 मैट्रिक्सों की आपस में तुलना की जानी चाहिए ताकि उन पर नियंत्रण किया जा सके, और अच्छे बुरे मैट्रिक्स के नियंत्रण के पश्चात जिन प्रश्नों के उत्तर जो है पूछने होते हैं, उनका विकास प्रेक्षण शुरू होने से पहले ही लिया जाना चाहिए। अब आपका अंतक्रिया विश्लेषण की सीमाएं कौन सी होती हैं? ये विधि जो है कक्षा की सभी क्रियाओं का विवरण नहीं देती, कुछ व्यवहार अनदेखे रह जाते हैं, ठीक है। मैं इधर आ जाती हूँ थोड़ा सा। ये विधि बहुत कठिन और महंगी है, ये स्वयं में पूर्ण अनुसंधान यंत्र नहीं है। इस विधि में आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक प्रकार का यंत्रवाद चाहिए जो पूर्ण रूप से संभव नहीं है। फिर आपका ये विधि विषय वस्तु से स्वतंत्र होती है। मूल रूप से इस विधि में संबंध कक्ष के प्रबंध संबंधी होते हैं, और इस विधि में 10 गुणा 10 का मैट्रिक्स बनाने में समय अधिक खर्च होता है। मैट्रिक्स के बिना किसी व्यवहार की व्याख्या नहीं की जा सकती, और इस विधि में विद्यार्थी वार्ता की बहुत कम ध्यान दिया जाता है, तो शिक्षक वार्ता की ओर अधिक इस विधि की मुख्य त्रुटि है। क्योंकि भाई मेन हमारा जो फोकस बच्चों पे होना चाहिए, शिक्षक के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन इस विधि में जो है शिक्षक की वार्ता अधिक होती है। विश्वसनीय प्रेक्षकों का प्रशिक्षण भी एक समस्या है, जबकि अन्य सांख्यिकी समस्याओं के लिए कंप्यूटरों की सहायता भी ली जा सकती है, ठीक है बच्चों। तो भाई आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। चलिए, और अच्छा लगा हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दिया करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा। वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।